डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हार्शी एंड चेस के द्वारा किए गए वो एक्सपेरिमेंट जिसके नतीजे में जेनेटिक मटेरियल का आविष्कार हुआ, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की डिस्कवरी हुई एज ए जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजा आने से पहले बायोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट ये समझते थे कि पता नहीं जेनेटिक मटेरियल यानी हेरिटेबल मॉलिक्यूल, हेरिटेबल सब्सटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाने वाला जो केमिकल सब्सटेंस है, जो बायोलॉजिकल मटेरियल है, बायोमोलिक्यूल है, वो डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है। हालांकि लोग ये समझते थे कि प्रोटीन ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो ये जो है बात गलत हो गई, गलत साबित हो गई कि नहीं, न तो आरएनए है और न ही प्रोटीन है। असल में जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को ले जाता है, वो असल में डीएनए है, वो आरएनए नहीं है और न ही प्रोटीन है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बायोलॉजिकल यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिज्म को समझते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इस एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज किए गए, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म है। एक तो ई कोलाई है यानी इस्चेरिचिया कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। इस्चेरिचिया कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा जो है वो बैक्टीरियोफेज है। ये दो ऑर्गेनिज्म, हालांकि जो बैक्टीरियोफेज है ये असल में वायरस है, एक तरह की वायरस है जो कि बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करता है और उस बैक्टीरिया को किल भी कर देता है, उसको मार देता है। यानी कि बैक्टीरियोफेज ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा नॉन सेलुलर, ये एक एंटिटी है जो कि बैक्टीरिया को मार देता है। तो इन चीज़ों को हम लोग समझते हुए फिर हम लोग जिक्र करेंगे कि इन दोनों कंपोनेंट को, ये दोनों जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, इसको इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज होता क्या है। देखिए, बैक्टीरियोफेज क्या है कि एक तरह की वायरस है और आप जानते हैं वायरस के डेफिनेशन से कि वायरस जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, यानी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बगैर एक होस्ट के, लिविंग होस्ट के, वायरस जो है ग्रो नहीं कर सकता है। इसलिए हम वायरस को कहते हैं कि ये नॉन लिविंग टाइप का पार्टिकल है। अगर वायरस किसी होस्ट से बाहर है तो हम उसको नॉन लिविंग के तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी उसको कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग? इसलिए कि उसके अंदर किसी तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रहा है, उसके अंदर किसी तरह का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, उसमें किसी तरह का एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी एंटिटी को, किसी भी चीज़ को
लिविंग होने के लिए। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते हैं। लेकिन वायरल पार्टिकल जैसे ही होस्ट के अंदर जाता है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है या प्लांट बॉडी के अंदर चला जाता है, ह्यूमन सेल के अंदर चला जाता है या प्लांट के सेल के अंदर चला जाता है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम वायरस को कहते हैं कि वायरस जो है लिविंग का काम करता है। कब? जब वो किसी होस्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। वायरस जो है एक ऐसा टाइप का भी वायरस हो जाता है जो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, यानी बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया क्या है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही सेल का बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, या इसको जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जंतु है, तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब ये हुआ कि ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा एक कोशिकीय जंतु, ऐसा एक कोशिकीय जीव जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल आता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो वैसे बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज घुस जाता है, उसके अंदर चला जाता है और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके, बैक्टीरिया में संक्रमण पैदा करके बैक्टीरिया को कील कर देता है। तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि एक बैक्टीरिया को ये कील कर देता है। बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस विच किल्स बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियोफेज इज द किलर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मार देने वाला, यानी बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन पैदा करके और उसको कील कर देने वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज आप समझ गए हैं कि बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज कर दे, यानी बैक्टीरिया में चला जाए और फिर उस बैक्टीरिया की जिंदगी को ख़त्म कर दे, उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। आप देखिए, इसमें समझने की ये बात है कि ये जो बैक्टीरियोफेज की जो मॉर्फोलॉजी होती है, इसमें बस देखिए दो कंपोनेंट इसके मेन होते हैं। एक जो हेड होता है, दूसरा टेल होता है। हेड जो होता है वो कोट प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं कि हेड जो होती है, जो ऊपर हेड जो है हेक्सागोनल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें वो कोट प्रोटीन का बना होता है, उसको हेड कहते हैं। नीचे वाला पोर्शन है उसको टेल कहते हैं। उस हेड में क्या होता है कि वायरस की, यानी कि इस बैक्टीरियोफेज की जेनेटिक मटेरियल होता है, और बैक्टीरियोफेज की जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डीएनए कहते हैं। हालांकि बहुत सारे वायरसेस हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए भी होता है। जेनेटिक मटेरियल वायरस में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो ये जो वायरस है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम कहते हैं डीएनए, यानी इसके जीनोम को हम डीएनए कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो इसके हेड वाले पोर्शन में पाया जाता है। और हेड किस चीज का बना होता है? तो उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोट रहती है, उस हेड के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है। और फिर जो है इसका दूसरा नीचे वाला पोर्शन क्या है? टेल है। तो बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट कैसे करता है कि ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैच होता है, इसका टेल अटैच होता है। अटैच होने के बाद उसमें उसके जीनोम, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज की जीनोम है उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। या अगर ह्यूमन सेल है या प्लांट सेल है, उसमें किसी वायरस का अगर अटैक होता है तो इसमें भी सेम फेनोमेनन होता है कि पहले सेल से अटैचमेंट होता है किसी वायरस का, और फिर वो वायरल पार्टिकल के जो जीनोम है, चाहे आरएनए हो या डीएनए हो,
वो एक सिरिंज के तरह इंजेक्ट कर दिया जाता है उस सेल के अंदर। तो यहाँ पे सेम फेनोमेनन हो रहा है कि एक बैक्टीरिया है जिसको आप ई कोलाई समझिए, कि उस ई कोलाई के ऊपर ये बैक्टीरियोफेज का टेल आकर अटैच हुआ, और अटैच होने के बाद उसके जो जीनोम है किसका, बैक्टीरियोफेज के जो जीनोम है वो धीरे 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 बैक्टीरिया के अंदर आ गया। सिर्फ जीनोम अंदर आया यानी डीएनए आया, और उसके जो हेड और टेल वाला पोर्शन है वो ऊपर ही रह जाता है। इस तरीके से जैसे ही डीएनए अंदर आ गया बैक्टीरिया के अंदर, सपोज कीजिए कि ये ई कोलाई है बैक्टीरिया, और उसके अंदर बैक्टीरियोफेज का जीनोम यानी डीएनए आ चुका है। आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का जेनेटिक मटेरियल का ब्लूप्रिंट होता है। उस डीएनए के अंदर जिस स्पेसीज का, जिस इंडिविजुअल का वो डीएनए है, जीनोम है, उस जीनोम के अंदर उसी तरह के ऑर्गेनिज्म को कंस्ट्रक्ट कर लेने की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर, जेनेटिक कोड के रूप में। तो इतनी बात आप समझ गए। अब ये करता क्या है कि ये बैक्टीरिया को की जो रेप्लिकेटरी मशीनरी है, उस मशीनरी को यूज करके और बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल उसमें बन जाएंगे। और चूंकि डीएनए के अंदर उस बैक्टीरियोफेज के एक एक कंपोनेंट को सिंथेसाइज कर लेने के लिए उसमें जेनेटिक प्रोग्रामिंग अवेलेबल होता है, और ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करेगा जिसको हम बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पे। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जेनेटिक प्रोग्रामिंग जो कि एक बैक्टीरियोफेज से इसमें इंजेक्ट हुआ है, ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग डीएनए के रूप में बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर आ गया है, उस बैक्टीरिया का जो बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इस्तेमाल करके, यानी उसकी जो मेटाबॉलिक जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके बहुत उसमें रेप्लिकेशन हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज के जीनोम के अंदर बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे, और चूंकि डीएनए के अंदर जेनेटिक प्रोग्रामिंग उसी बैक्टीरियोफेज को बना लेने के लिए अवेलेबल होता है, तो वो प्रोग्राम उसमें रन करेगा। उसके हेड प्रोटीन भी बन जाएंगे, टेल प्रोटीन भी बन जाएंगे, उसका जीनोम तो बन ही चुका है, उसकी फिर पैकेजिंग हो जाएगी। और इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर यानी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे उसके जो कॉपी है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा कि बैक्टीरिया रप्चर होगा, फिर उसमें से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज निकलेंगे, फिर दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, और ये साइकिल चलती रहती है। इस तरीके से ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। इसी चीज़ को, इसी तरह की फेनोमेनन जब मैं एचआईवी वायरस की बात करूंगा तो उसमें भी रेट्रोवायरसेस के जीनोम जो है टी हेल्पर सेल के अंदर इसी तरीके से घुस जाएगा जैसे ये बैक्टीरियोफेज का जीनोम एक बैक्टीरिया के अंदर घुस चुका है, और उस जीनोम की एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन चुका है, और इस बैक्टीरिया को किल करते हुए उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया बाहर निकल आता है। सेम फेनोमेनन एचआईवी के इन्फेक्शन के दौरान होता है। एचआईवी का जो वायरस है वो क्या करता है कि टी हेल्पर सेल के अंदर घुस जाता है, यानी वो वायरस नहीं घुसता है बल्कि इसी तरह के अटैचमेंट होता है उसके सरफेस के ऊपर, टी हेल्पर सेल के सरफेस के ऊपर। और जो एचआईवी की जो जीनोम है, जो रेट्रोवायरस के जीनोम है, जिसको आज जो आरएनए के रूप में होता है, और उस आरएनए के साथ साथ उसके अंदर एक जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, वो सारे के सारे जो है वो टी हेल्पर सेल के अंदर आ जाता है, और उसमें बहुत सारे रेट्रोवायरसेस जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, बहुत सारे वायरल पार्टिकल उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, और टी हेल्पर सेल को रप्चर करते हुए यानी उसको फाड़ते हुए, उसको तोड़ते हुए, उसका ब्रेकडाउन करते हुए बाहर निकलता है, और बहुत सारे टी हेल्पर सेल को
क्या करता है कि इन्फेक्ट करता है, और ये साइकिल चलती रहती है, जिसके वजह से टी हेल्पर सेल यानी CD4 पॉजिटिव सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस तरह से इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज करता है ह्यूमन के अंदर या जहाँ कहीं पर भी जो HIV वायरस काम करता है, यानी एड्स जिस के इन्फेक्शन से एड्स एक बीमारी है हो जाती है। तो सेम फेनोमेनन, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस साइकिल को, इस बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जो फेनोमेनन है, जहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे किसी डिजीज़ से रिलेटेड, चाहे वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो या HIV वायरस का इन्फेक्शन हो या इसी तरह के बहुत सारे वायरल डिजीज़ है जिसमें RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, बहुत सारे ऑन्कोजेनिक वायरसेज है जो कि कैंसर कॉज करता है। तो ये चीज़ें आपको बार-बार हम अपने वीडियो लेक्चर के अंदर इन तरह के कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे, और आपको जानना भी है। अगर आप जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मास्टर बनना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टडी कर रहे हो, UG में पढ़ रहे हो या PG में पढ़ रहे हो, मेडिकल साइंस पढ़ रहे हो या जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या किसी तरह के भी लाइफ साइंसेज के कोई भी ब्रांचेज आप जो है के अंदर स्टडी कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको आप पूरी अपनी मेंटल कोहेरेंसी के साथ आप देखें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे 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 डेवलप हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर जो है देखिए, इसमें हम इस स्लाइड के अंदर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्शी एंड चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके अंदर रेडियो लेबलिंग की गई थी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट का डिजाइन किया, उसमें चूंकि इकोलाई को यूज किया, फिर बैक्टीरियोफेज को यूज किया, उसमें उनको साबित करना था कि साहब जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA है या प्रोटीन है या RNA है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली आपके सामने रखना था। तो उन्होंने जो प्रोटोकॉल इसका डिजाइन किया, तो उसमें क्या किया, सोचा कि ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा कंपोनेंट देखते हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर जिसमें सल्फर पाया जाता हो। तो आप जानते हैं कि सल्फर कंटेनिंग कुछ एमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इसके जो प्रोटीन कोट हैं, तो प्रोटीन कोट जो बैक्टीरियोफेज के है, तो आप जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो एमाइनो एसिड के सीक्वेंस है, और उस एमाइनो एसिड सीक्वेंस में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं, एमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड होता है। तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि क्यों ना हम प्रोटीन को हम रेडियो लेबल कर दें। हम सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर एलिमेंट जो है एज ए न्यूट्रिएंट हम कल्चर मीडिया के अंदर डाल दें, ताकि उसमें जो है जो प्रोटीन कोट बने बैक्टीरियोफेज की, उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर चला जाए। तो एक तो आइडिया उनका ये था, जिसके वजह से उन्होंने बैक्टीरियोफेज को अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने प्रैक्टिकली यूज किया। तो एक तो कारण ये था। दूसरा ये कि DNA के अंदर आप जानते हैं कि फॉस्फेट पाया जाता है। आपको पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि DNA क्या है, एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि ये चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 कंपोनेंट्स है। एक जो है नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा है पेंटोज शुगर है, तीसरा है फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट है जिसमें फॉस्फोरस होता है, तो उस फॉस्फोरस को उन्होंने क्या किया कि रेडियो लेवल कर दिया, यानी कि प्रोटीन में एक सल्फर ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्रोटीन में ही पाया जाता है, वो DNA में सल्फर नहीं पाया जाता है, और फॉस्फोरस जो है वो DNA में पाया जाता है फॉस्फेट के रूप में, लेकिन वो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। तो इन्होंने इस आइडिया को
यहाँ पे यूज किया कि चूंकि डीएनए में फॉस्फेट होता है तो फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस है वो हम रेडियो लेबल कर दें, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उसको हम टैग कर दें। जो उसमें फॉस्फोरस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, जहाँ पे फॉस्फेट आता है जुड़ता है, पेंटोज शुगर जो होता है उसके 5 प्राइम पे फॉस्फेट आके लगता है, ठीक है, और 3 प्राइम पे फिर जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता है तो फॉस्फोडाइस्टर बनता है, बॉन्ड बनता है। न्यूक्लिक एसिड वाले लेक्चर में इसको ठीक से आप समझ लें। अगर न्यूक्लिक एसिड वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो न्यूक्लिक एसिड वाला वीडियो ज़रूर देखें और डीएनए वाला वीडियो देखें। डीएनए का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, न्यूक्लियोसोम वाला देखें, यानी कि सीरीज़ में कई वीडियो आ रहा है इस चैनल पे, कई दिनों से मैं अपलोड करते आ रहा हूँ। उन सारे वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड आपका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो जाए। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो चूंकि सल्फर जो है एमाइनो एसिड में पाया जाता है, यानी प्रोटीन में पाया जाता है, सल्फर डीएनए में नहीं पाया जाता है, और फास्फोरस जो है डीएनए में पाया जाता है लेकिन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। तो इस आइडिया को हार्शी एंड चेस ने अपने दिमाग में रखते हुए पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल इन्होंने तैयार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस जो है यानी बैक्टीरियोफेज है उसको एक होस्ट चाहिए, तो होस्ट के रूप में हार्शी एंड चेस ने बैक्टीरियोफेज के होस्ट के रूप में ई कोलाई को यूज किया, और ई कोलाई के अंदर ही बैक्टीरियोफेज मेंटेन होगा उसका कल्चर। अब इसके लिए चाहिए कल्चर मीडिया, सूटेबल कल्चर मीडिया चाहिए, जिस कल्चर मीडिया के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर भी डाला जा सके और रेडियो एक्टिव फॉस्फेरस भी डाला जा सके। तो इन्होंने एक ऐसा मीडिया डिजाइन करवाया, कंपनी वालों से कहा कि आप एक ऐसा मीडिया बनाइए। पहले तो आजकल तो मतलब मीडिया जो है प्रिपेयर्ड आ जाता है, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, क्योंकि ये हार्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट 1952 में किया गया, 1952 में, तो अलग अलग कंपोनेंट्स जो है कल्चर मीडिया के अंदर डाला जाता था। कल्चर मीडिया के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स डाले जाते थे। आजकल पूरा उसका कॉम्बिनेशन एक ही साथ आता है, बना बनाया मीडिया। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने लिया सल्फर का, फास्फोरस की रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने लिया। तो इस कल्चर मीडिया में एक उन्होंने 3 तरह के, आप जैसे कि यहाँ समझने के लिए मैंने बताया, उनका ओरिजिनल जो रिसर्च वर्क है उस पेपर में तो काफ़ी लंबा चौड़ा उसकी जो है यह, लेकिन मैंने उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया है जो आप बड़ी आसानी से समझ सकें। तो इसको ज़रा गौर से देखिए। देखिए एक कल्चर मीडिया, सबसे पहले आप कल्चर मीडिया समझिए कि कल्चर मीडिया क्या होता है। देखिए कल्चर मीडिया जो होता है, कल्चर मीडिया का मतलब समझिए फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, वो हमारे लिए कल्चर मीडिया हो गया, जिसको खाने से, जिस न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो फूड एंड न्यूट्रिशन से मेंटेन रहता है। उसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट हो, या किसी तरह के भी ऑर्गेनिज्म है, उसको तो फूड चाहिए। तो कल्चर मीडिया जो है एक प्रिपेयर्ड फूड है जिसके अंदर बैलेंस्ड composition of each and every required biomolecular supplements उसके अंदर मौजूद रहता है, जिसको यूज करके कोई ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो कल्चर मीडिया इज द न्यूट्रिएंट
and other supplements for proper development and growth of microorganisms, cells और टिश्यूज और एक्सप्लांट। यानी सिंपल ये समझिए कि कल्चर मीडिया क्या है कि फूड है। किसके लिए? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर मीडिया है तो उसको हम कहेंगे माइक्रोबियल कल्चर मीडिया। अगर सेल का है तो सेल कल्चर मीडिया कहेंगे। टिश्यू का है तो सेल एंड टिश्यू कल्चर मीडिया कहेंगे। एक्सप्लांट जैसे हम जो है जैसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सप्लांट यूज करते हैं। एक्सप्लांट कहते हैं कि प्लांट का कोई पार्ट जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर जिसे हमें ग्रो करना है तो उसको हम एक्सप्लांट करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ समझिए कि कल्चर मीडिया कहते हैं उस फूड को जिस फूड को खाकर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया जवान होता है, फिर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, यानी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। कल्चर मीडिया का बस इतना समझिए कि दिस इज द फूड सप्लीमेंट ऑफ बैक्टीरिया और सेल और टिश्यू और एक्सप्लांट्स फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, तो इतनी चीज कल्चर मीडिया के बारे में समझिए। तो इसमें जो कल्चर मीडिया इस्तेमाल किया गया किस चीज के ग्रोथ के लिए? ई कोलाई के ग्रोथ के लिए। और चूंकि ई कोलाई को एज ए होस्ट यहाँ पे लिया गया है बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ के लिए, क्योंकि वायरस है बैक्टीरियोफेज और वायरस को क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए। तो होस्ट के रूप में ई कोलाई को यहाँ पे यूज किया गया। तो हार्शी एंड चेस के दिमाग में ये बात आई कि हम जो है ये जो बैक्टीरियोफेज है, चूंकि बैक्टीरियोफेज के जीनोम को बैक्टीरियोफेज को हमें डालना है इस होस्ट के अंदर, तो क्यों न इसके कोट प्रोटीन को हम सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर से इसको जो हम लेबल कर दें। तो इन्होंने क्या किया कि एक मीडिया प्लेन रखा जिसमें कुछ नहीं है, मतलब उसमें सिंपल न्यूट्रिएंट है, सारे वही चीज है, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, वो प्लेन कंपोनेंट है। उसमें सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड तो है लेकिन प्लेन है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। दूसरे में इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया इस मीडिया के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि दूसरे वाले में, तीसरा वाला जो है उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब क्या होगा कि उस कल्चर मीडिया के अंदर ई कोलाई को डाल दिया गया। ई कोलाई उसमें ग्रो किया हुआ है। उसके बाद उसमें इन्फेक्शन कराया गया किससे? बैक्टीरियोफेज से। तो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के सेल के अंदर अपना जीनोम भेजेगा। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियोफेज के अंदर, ये ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज का प्रोडक्शन होगा। तो ये आइडिया इन्होंने रखा। उसके बाद उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट का जो असल डिज़ाइन है वो उन्होंने फाइनल डिज़ाइन उन्होंने डेवलप किया और इसको फर्दर स्टेप वाइज इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कई बार दोहराया और उसके बाद इसके जो रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट का नतीजा ये निकला कि असल में क्या है कि बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, असल में डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? बैक्टीरिया के अंदर। तो इसके कई टेक्निक है जिस टेक्निक के आधार पर प्रोटीन को आइसोलेट किया गया, यानी कि जो इसके जो कोट प्रोटीन है बैक्टीरियोफेज की उसको आइसोलेट किया गया। बैक्टीरियोफेज के कोट प्रोटीन को आइसोलेट किया गया, फिर बैक्टीरिया से डीएनए को निकाला गया
और बैक्टीरिया के डीएनए को आइसोलेट करके उसका कैरेक्टराइजेशन किया गया कि इसमें क्या चीज़ आया है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट आया है इस बैक्टीरिया के अंदर। ये सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर आया है या रेडियो एक्टिव फास्फोरस आया है। तो इसका जो है केमिकल एनालिसिस करने के बाद ये हार्शी एंड चेस इस नतीजे पे पहुँचे कि यस, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नॉट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बाहर ही रह जा रहा है, वो मीडिया के अंदर मिल रहा है, उसके सुपरनेटेंट में मिल रहा है। ये पिलेट जो है, जो ट्यूब के अंदर दो चीज़ आती है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है दूसरा पार्ट है, जो फाइनल जो इसका पार्ट है हार्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम दूसरे वाले वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें तो इस वीडियो में तो मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके ज़रिए कि आप इसको समझें कि ये एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन उन्होंने कैसे किया, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ई कोलाई को क्यों इस्तेमाल किया उन्होंने, फिर रेडियो लेबलिंग कैसे किया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। फिर जो है फाइनली हम लोग जो है इसका जो मेन एक्सपेरिमेंट है, जो एनसीईआरटी के बुक में बाय फिगर जो दिया हुआ है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको बड़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आपको कंसंट्रेट होकर ठीक से शुरू से आखिर तक समझने की कोशिश करना चाहिए। फिर आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करना चाहते हैं, सीयूईटी या आप जो है किसी भी पीजी लेवल का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक चीज़ है इसको समझे बिना आप यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करने में आप बहुत आसानी आपको नहीं लगेगा। इसलिए आप बहुत गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हार्शी एंड चेस ने क्या किया, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। ये अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेस इन 1952 conducted experiment on radio labeled bacteriophage using E. coli as a suitable host to find out heritable molecule, whether it was DNA or protein, which was previously worked out by Griffith in 1928, Oswald Avery, Colin MacLeod and MacLean McCarthy इन 1944 रिस्पेक्टिवली। इन सारी चीज़ों का जिक्र मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ कि द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की डिस्कवरी की थी और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ कि इनटेक ऑफ नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल बाय बैक्टीरिया इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जी डिस्कवरी है वो ग्रिफिथ ने 1928 में किया था और फिर उसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के का बायोकेमिकल एनालिसिस ये तीन साइंटिस्ट ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टी ने 1944 ईस्वी में इन लोगों ने उस क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल एनालिसिस किया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ ने डिस्कवरी किया था उसमें क्या था, वो डीएनए था या आरएनए था या प्रोटीन था। लेकिन उनके जो एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल था, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था, वो इस तरीके का नहीं था कि वो बिल्कुल जो है क्लियर साबित कर सके कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए ये तीनों साइंटिस्ट ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टी 1944, जिसके वजह से ये सारे लोग मिलकर पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, बायोलॉजिस्ट हैं, उनको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए। लेकिन ये मार्था एंड हार्शी ने, यानी कि हार्शी एंड चेस ने इस बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई को यूज़ करते हुए इतना ज़बरदस्त
तरीके से ये एक्सपेरिमेंट का इन्होंने डिज़ाइन किया कि बिल्कुल क्लियर बात जो है समझ में आ गई कि यस, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए ही है जो कि बैक्टीरियोफेज से वो बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है। इसको जो है टेक्निकली आइसोलेट किया गया लेबोरेटरी के अंदर, उसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया, उसको कैरेक्टराइज किया गया। अब पूरे दुनिया के सामने इन लोगों ने रख लिया कि देखिए, यही है मॉलिक्यूल जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ना तो प्रोटीन काम करता है जेनेटिक मटेरियल का, ना ही आरएनए काम करता है, ना ही ये जो है कार्बोहाइड्रेट काम करता है या लिपिड काम करता है। किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओनली डीएनए इज़ द मॉलिक्यूल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफ़र जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस तरीके से डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एस्टैब्लिश हुआ इन लोगों के वर्क से। और उसके बाद आप जानते हैं कि 1953 ईस्वी में वाटसन एंड क्रिक्स ने क्या किया कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है एस्टैब्लिश किया, डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया, सारे लोगों के सामने रखा। इसके लिए उन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला, हालांकि नोबेल प्राइज़ तो इन लोगों को भी मिला है इस काम के लिए। और उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में अलग अलग ब्रांचेस खुलते गए, एक रिवोल्यूशन सा पैदा हुआ। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत सारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे वैक्सीन और बहुत सारे थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो या एग्रीकल्चर में हो या फूड और जो है और सेक्टर में हो, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जीन एडिटिंग और ह्यूमन क्लोनिंग तक जो है साइंटिस्ट कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो इस तरीके से ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके जो फाइनल जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।